Hello everyone, if you're looking for a complete video on Microsoft Word, then you are in the right place. इस वीडियो में मैं बिल्कुल ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक Microsoft Word आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप पहले से ही Microsoft Word पर काम कर चुके हैं तो आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। मुझे उम्मीद है आपको भी इस वीडियो के माध्यम से कई सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए बिना अब और देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करिएगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ साथ कई सारे प्री डिजाइन टेम्पलेट्स भी दिए गए हैं। आप चाहे तो इनका भी इस्तेमाल अपने ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। इवन हेयर यू कैन सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स ऑल्सो। और अगर आप पहले से ही बने किसी अदर डॉक्यूमेंट पर काम करना चाहते हैं तो आप यह भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ओपन अदर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप रिसेंट, वन ड्राइव या अपने पीसी में से उस फाइल को सिलेक्ट कर लें जिस पे आप काम करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम फिलहाल ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करिएगा आपको कुछ इस तरह का लेआउट दिखाई देगा। ये जो आपको बीच में वाइट एरिया दिख रहा है यह दरअसल एक पेज है। हम MS वर्ड में जितना भी काम करते हैं वह हम इस पेज पर ही करते हैं। इसके अगल बगल जो नीला हिस्सा दिख रहा है इस पर हम टाइप नहीं कर सकते हैं और इसके साइड में इधर पेज को स्क्रॉल करने के लिए दिया गया है जिसकी मदद से हम पेज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। वहीं आप देखेंगे कि पेज के बाईं साइड और ऊपर की ओर एक रूलर दिया गया है जो कि इस पेज की साइज को बताता है कि वह कितना लंबा और चौड़ा है। रूलर पर भी आपको दो रंग दिख रहे होंगे, हल्का नीला और सफ़ेद। आप इस नीले वाले एरिया पर कुछ भी टाइप नहीं कर सकते हैं जो कि आपको पेज के राइट और लेफ्ट और ऊपर नीचे दोनों ही तरफ दिख जाएंगे और इसे हम MS वर्ड की भाषा में पेज मार्जिन कहते हैं। और यह रूलर पर जो व्हाइट एरिया है यह टाइपिंग एरिया है। इसके अंदर ही हम पेज पर टाइप कर सकते हैं या कुछ काम कर सकते हैं, इसके बाहर नहीं। हम रूलर को दोनों तरफ से कुछ इस तरह स्क्रॉल करके अपने ज़रूरत के अनुसार पेज के मार्जिन को सेट कर सकते हैं। जब हम MS वर्ड को खोलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक फाइल document1 के नाम से बन जाती है जो कि आप यहाँ टाइटल बार पर देख सकते हैं। अगर आप इस डॉक्यूमेंट का नाम अपने अनुसार रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ सबसे पहले फाइल मेनू पर क्लिक करना होगा। उसके बाद इस ड्रॉप डाउन मेनू में आपको सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि आप इस डॉक्यूमेंट को कहाँ सेव करना चाहते हैं। आप इस डॉक्यूमेंट को अपने PC या फिर वन ड्राइव पर भी सेव कर सकते हैं। वन ड्राइव में सेव करने का यह फ़ायदा है कि आप उस डॉक्यूमेंट को किसी भी डिवाइस में ओपन कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल या इस पर काम कर सकते हैं क्योंकि यह क्लाउड में सेव हो जाती है और इसे यहाँ से शेयर करना भी काफ़ी आसान होता है। फिलहाल मैं इसे अपने PC के डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव कर देता हूँ। तो इसके लिए अब हमें यहाँ फाइल नेम एंटर करना होगा। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। चलिए हम इसे MS वर्ड ट्यूटोरियल नाम दे देते हैं। अब इस सेव बटन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आप यहाँ टाइटल बार में देखेंगे कि यह डॉक्यूमेंट MS वर्ड ट्यूटोरियल के नाम से सेव हो चुकी है। चलिए अब हम मेनू बार में मौजूद सभी ऑप्शंस को बारीकी से समझते हैं। इसके साथ ही मैं आपको इनसे संबंधित कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और शॉर्टकट्स भी बताता चलूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अभी होम टैब पर हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ कुछ टाइप कर देता हूँ ताकि मैं समझा सकूँ कि इस पर कैसे काम करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख दिए हैं। अब आप अगर चाहें तो इसे एडिट भी कर सकते हैं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भाषा में इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ ऊपर जो टूल्स दिए गए हैं आप इनकी मदद से किसी भी टेक्स्ट की स्टाइल, फॉन्ट कलर, फॉन्ट की साइज और इसके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। और हम फॉन्ट्स को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। सपोज आप इसकी फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यहाँ ड्रैग डाउन मेनू खुलकर आ जाएगी। अब आप यहाँ से जिस भी स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हैं उसे आप चूज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से एरियल ब्लैक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखा आपने, कुछ इस तरीके से हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट की फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अब सपोज आपको इसका फ़ॉन्ट साइज को चेंज करना है तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से आप अपने टेक्स्ट की साइज को चूज कर सकते हैं। चलिए हम 24 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी टेक्स्ट की साइज बढ़ चुकी है। तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट में किसी भी फॉन्ट की साइज को अपनी ज़रूरत के अनुसार चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी टेक्स्ट की कलर को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हम इसे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद इस पर क्लिक कीजिए। अब आप इनमें से किसी भी कलर को चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ इस ब्लू कलर को चूज कर लेता हूँ। आप देखेंगे हमारी फॉन्ट की कलर ब्लैक से ब्लू हो गई है। तो कुछ इस तरह से हम अपने फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। नाउ सपोज आपको अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड को हाईलाइट करना है तो सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए।
अब आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं, जिस भी कलर से आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं। मैं इस कलर को चूज कर लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट बैकग्राउंड को हाईलाइट कर सकते हैं। सपोज आप इस वर्ड को बोल्ड करना चाहते हैं, तो आपको बार बार ऊपर की ओर जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इस वर्ड को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद राइट क्लिक कीजिए, तो इस प्रकार से एक क्विक एसेस टूलबार आ जाएगा। तो आप यहाँ से भी इन सारे फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस आइकन पर क्लिक करें, तो इस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। नाउ सपोज इफ यू वांट टू चेंज दिस टेक्स्ट इनटू इटैलिक्स, तो फिर आप पहले इसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद राइट क्लिक कीजिए और अब इस वाले बटन को क्लिक कीजिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यह इटैलिक्स में चेंज हो जाएगी। अगर आप इन वर्ड्स को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उनको सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से आपका टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। आप इस एरो पर क्लिक करके अलग अलग प्रकार के अंडरलाइन को यूज कर सकते हैं, साथ ही अंडरलाइन के कलर को भी चूज कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। चलिए अब हम यह जान लेते हैं कि सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट को हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह से लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपको वाटर का केमिकल फॉर्मूला लिखना है, तो यहाँ पर हमें सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले सिंपली हमें कीबोर्ड से H2O टाइप कर लेना है, उसके बाद 2 को सिलेक्ट कर ले और अब इस बटन को क्लिक करें। क्लिक करते ही आप देखेंगे 2 सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में आ जाएगी। इसी तरह मान लीजिए आपको A⁻3 B⁻3 लिखना है, तो अब यहाँ हमें सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना होगा। तो सबसे पहले हम इसे सिंपली इस तरह से टाइप कर देंगे। उसके बाद हम कंट्रोल की मदद से दोनों 3 को कुछ इस प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस वाले बटन को क्लिक कर देना है, तो हम यह देख सकते हैं कि दोनों 3 पावर के फॉर्म में यानी सुपर स्क्रिप्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन दी गई है फॉर्मेट पेंटर का। मान लीजिए कि आप टेक्स्ट पर वह सारे इफेक्ट्स लगाना चाहते हैं जो हमने यहाँ लगाई है या किसी भी अन्य टेक्स्ट पर लगाई हुई है। इसके लिए आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए जिसके जैसा फॉर्मेटिंग या इफेक्ट आप किसी अन्य टेक्स्ट को देना चाहते हैं। अब आपको इस फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद आपको जिस भी टेक्स्ट पर यह फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उसे सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। आप जैसे ही इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि वह सारे इफेक्ट्स इसमें ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी और अब यह सेम इसके जैसा बन गई है। जबकि हमें यह नहीं मालूम था कि इस पर हमने कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल किया है, इसकी क्या फॉन्ट स्टाइल है या इसमें कौन सी कलर इस्तेमाल की गई है, लेकिन हम इस फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन की मदद से उन सारे इफेक्ट्स को किसी भी टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए यह एक बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। यहाँ मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक हिडन ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आप जैसे ही इस फॉर्मूला को इस पेज में टाइप करके एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ एक नई पैराग्राफ ऐड हो गई है। इस ट्रिक का इस्तेमाल हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी को कुछ समझाने के लिए करते हैं। मान लीजिए कि आपको 2 पैराग्राफ चाहिए जिसमें कि 2 सेंटेंस हो, तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिख देना है। उसके बाद आपको एंटर की प्रेस करना है। एंटर की प्रेस करते ही आप देखेंगे कि पेज में 2 पैराग्राफ ऐड हो गए हैं जिसमें कि हर एक पैराग्राफ में 2 सेंटेंस है। तो अब इस हिडन ट्रिक का इस्तेमाल करके मैं आपको कुछ भी बड़ी आसानी से समझा पाऊंगा। मान लीजिए कि आपको बहुत सारे टेक्स्ट पर इस टेक्स्ट की तरह फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो आपको सबसे पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ध्यान रहे कि आपको इस बार फॉर्मेट पेंटर पर 2 बार क्लिक करनी है। इसके बाद आप जिस भी टेक्स्ट को इसके जैसा इफेक्ट देना चाहते हैं या फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, बस केवल उस पर क्लिक करते जाना है या उन टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। आप देखेंगे कि सारे टेक्स्ट पर यह इफेक्ट्स अप्लाई होती चली जाएगी। फॉर्मेटिंग को स्टॉप करने के लिए आपको एस्केप की को प्रेस करना है, जो कि आपको आपके कीबोर्ड के लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर की तरफ मिलेगी। अब अगर आपको आपने जो भी फॉर्मेटिंग कर रखी है उसको हटाना है या दोबारा डिफ़ॉल्ट करना है, तो सबसे पहले आप जिन जिन टेक्स्ट की इफेक्ट्स को हटाना चाहते हैं या अगर पूरे सेंटेंस में लगे इफेक्ट्स को हटाना चाहते हैं तो आप पहले उन सभी को कंट्रोल की मदद से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ ऊपर में दिए इस बटन पर क्लिक करें। तो अब आप देख सकते हैं कि सारी फॉर्मेटिंग हट चुकी है और यह अपने डिफ़ॉल्ट स्टाइल में आ चुकी है। नाउ सपोज अगर आप इन पैराग्राफ्स को अरेंज करना चाहते हैं, देन देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलाइनमेंट्स दैट वी कैन डू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फर्स्ट इज लेफ्ट अलाइनमेंट। इसकी मदद से आप पैराग्राफ को पेज के लेफ्ट साइड में अरेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। वैसे यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट होती है। सेकेंड इज राइट अलाइनमेंट। इसकी मदद से आप अपने पैराग्राफ को पेज के राइट मार्जिन या साइड की तरफ अरेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से।
नाउ थर्ड इज सेंटर अलाइनमेंट। आप इसकी मदद से पैराग्राफ को पेज के बीचों बीच अरेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। सेंटर अलाइनमेंट एक डॉक्यूमेंट को फॉर्मल अपीयरेंस देती है और यह जनरली कवर पेज या कोट्स लिखने या समटाइम्स हेडिंग लिखने के भी काम आती है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज जस्टिफाई। यह आपके पैराग्राफ को पेज मार्जिन्स के दोनों साइड से ध्यान में रखकर अरेंज करती है, कुछ इस तरह से। चलिए अब हम यह जान लेते हैं कि एमएस वर्ड में बुलेट्स और नंबरिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जनरली यह कोई लिस्ट बनाने या तो किसी पैराग्राफ को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए कि आप भारत के कुछ राज्यों की लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ राज्यों के नाम लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से। आपको नाम के बाद एंटर की प्रेस करना है अगले लाइन में जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हमारी राज्यों की बुलेट लिस्ट तैयार हो गई है। अगर आप इस बुलेट के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस एरो पर क्लिक करके यहाँ मौजूद बुलेट स्टाइल में से किसी भी स्टाइल को चूज कर सकते हैं, कुछ इस तरह। अब अगर आपको झारखंड के कुछ शहरों की सब लिस्ट बनानी है तो आप झारखंड के बगल में कर्सर को ले जाकर एंटर की प्रेस करें और अब अपने कीबोर्ड में टैब बटन को प्रेस करें। तो आप देख सकते हैं कि अब झारखंड के नीचे सब लिस्ट के लिए एक बुलेट आ गई है। अब आप यहाँ शहरों के नाम कुछ इस तरह यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और अगर आपको सब लिस्ट के बाहर निकलना है तो आप डबल एंटर की प्रेस करके सब लिस्ट के बाहर आ सकते हैं। आप चाहें तो बुलेट्स की जगह नंबरिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और कुछ इस तरह बुलेट्स नंबरिंग में चेंज हो जाएगी। आप इस ऑप्शन की मदद से किसी भी टेक्स्ट, पैराग्राफ या टेबल की सेल्स के बैकग्राउंड को हाईलाइट कर सकते हैं, कुछ इस तरह। इस ऑप्शन की मदद से हम किसी भी दो लाइंस के बीच की गैप या किसी भी दो पैराग्राफ्स के बीच की गैप को बढ़ा या घटा सकते हैं। आप जिस भी दो लाइन या पैराग्राफ के बीच की स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लें और इस एरो पर क्लिक करें। अब आप जरूरत के अनुसार गैप बढ़ा और घटा सकते हैं, कुछ इस तरह। इस ऑप्शन की मदद से आप बॉर्डर लगा सकते हैं और उसे रिमूव भी कर सकते हैं। इसके लिए आप जिस भी पैराग्राफ या लाइन पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ इस एरो पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं इस ड्रॉप डाउन मेनू में बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आप एक एक करके सारे ऑप्शंस पर जाकर अपने हिसाब से बॉर्डर का चयन कर सकते हैं। अब अगर आपको इन बॉर्डर्स को हटाना है तो आप फिर से इसी एरो पर क्लिक करके यहाँ जो नो बॉर्डर का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कर लें। इससे बॉर्डर आपके पेज से रिमूव हो जाएगी। अगर आप किसी डेटा को अल्फ़ाबेटिकल या न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं तो आप इस शॉर्ट ऑप्शन की मदद से अरेंज कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के लिए हम कुछ नाम यहाँ टाइप कर देते हैं। अब आप इन नामों को अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं तो आप इन्हें सबसे पहले सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ शॉर्ट ऑप्शन में क्लिक करिए। अब आप यहाँ से असेंडिंग या डिसेंडिंग जिस भी ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए। हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इसलिए हम इस असेंडिंग ऑर्डर वाले ऑप्शन को सेलेक्टेड ही रहने देते हैं। अब आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। ओके बटन पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि सारे नाम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुकी है। इसी तरह आप टेक्स्ट की जगह नंबर्स को भी इस ऑप्शन की मदद से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। खासकर यह ऑप्शन टेबल के अंदर डेटा को अरेंज करने में बहुत हेल्प करती है। चलिए अब हम यह जान लेते हैं कि यहाँ जो ये स्टाइल सेक्शन है इसकी मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कई सारे हेडर्स हैं, जैसे स्पोर्ट्स, फ्रूट्स, व्हीकल्स, और इनके अंदर कुछ टेक्स्ट और वर्ड लिखे हुए हैं। अब अगर आप इन हेडर्स को कोई स्टाइल देना चाहते हैं तो यहाँ स्टाइल सेक्शन में प्रेजेंट कई सारी स्टाइल में से कोई भी स्टाइल आप चूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको यह तीसरा वाला स्टाइल देना है, तो इसके लिए आपको सिंपली अपने हेडर को सेलेक्ट करना है और यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपकी हेडर की स्टाइल कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी। इस तरह आप इन सारे हेडर्स को यह स्टाइल दे सकते हैं। अब अगर आप इन हेडर्स का कलर या फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ राइट क्लिक करना है। उसके बाद इस मॉडिफाई ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ फॉर्मेटिंग ऑप्शन में इन हेडर्स का फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज या फॉन्ट के कलर को एक ही बार में एक साथ चेंज कर सकते हैं। आपको स्टाइल में जैसा भी मॉडिफिकेशन करना है आप यहाँ से चूज कर लीजिए। उसके बाद ओके प्रेस कर दीजिए। ओके प्रेस करते ही आप देख सकते हैं कि एक ही बार में सारे हेडर्स का स्टाइल चेंज हो गया है। हमें एक एक करके इनका स्टाइल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम एक बार में ही मॉडिफाई ऑप्शन की मदद से सारे हेडर्स के स्टाइल को एक ही बार में चेंज कर सकते हैं।
यहाँ एक बहुत ही अच्छी रिप्लेस ऑप्शन दी गई है। आप इस ऑप्शन की मदद से डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट किसी भी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से चेंज कर सकते हैं या बदल सकते हैं। इसके लिए आपको इस रिप्लेस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ जिस भी वर्ड को बदलना चाहते हैं उसे यहाँ टाइप कर दें और इसे आप जिस वर्ड के साथ बदलना चाहते हैं उसे यहाँ टाइप कर दें। उसके बाद इस रिप्लेस ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। आप देखेंगे कि इस डॉक्यूमेंट में जहां जहां भी बाइक्स थी वह स्कूटर से रिप्लेस हो गई है। नाउ लेट्स जंप इनटू द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आप देख सकते हैं यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। हेयर द फर्स्ट ऑप्शन इज कवर पेज। इस ऑप्शन की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट में एक कवर पेज ऐड कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि MS वर्ड में बहुत सारे बेहतरीन कवर पेज की फॉर्मेट पहले से प्री लोडेड मिल जाती है। इसको इस्तेमाल करने के लिए बस आपको इनमें से जो भी स्टाइल पसंद है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपकी कवर पेज आपके डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में ऐड हो चुकी है। अब आप इस कवर पेज में अपने अनुसार टेक्स्ट को ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज ब्लैंक पेज। इस ऑप्शन की मदद से आप डॉक्यूमेंट में कहीं भी एक नई पेज को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली आप जहां भी एक नए पेज को ऐड करना चाहते हैं वहां कर्सर को ले जाएं और इस ब्लैंक पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि एक नई पेज यहाँ पर ऐड हो चुकी है। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज पेज ब्रेक। आप इस ऑप्शन की मदद से बड़ी आसानी से अगले पेज में जा सकते हैं। सपोज आप यहाँ कुछ टाइप कर रहे हैं और अब आप नेक्स्ट पेज में जाना चाहते हैं, तो आपको बार बार डाउन एरो या एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली इस पेज ब्रेक वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और आप नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे कुछ इस तरह। अब हम सीखेंगे कि MS वर्ड में हम एक टेबल कैसे बनाते हैं। तो MS वर्ड में आप कई तरह से एक टेबल को बना सकते हैं। इसके लिए पहला तरीका है आपको इस इंसर्ट टैब में मौजूद टेबल ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने पॉइंटर की मदद से इन बॉक्सेस को सिलेक्ट करना है। आप जितना बॉक्स ऊपर की ओर सिलेक्ट करेंगे वह आपके कॉलम बनते जाएंगे और आप जितना बॉक्स नीचे की ओर सिलेक्ट करेंगे वह आपके रो बन जाएंगे। इस प्रकार आपको टेबल में जितने भी रोज और कॉलम की आवश्यकता है उसे ऐड कर सकते हैं और बड़े आसानी से एक टेबल बना सकते हैं। टेबल बनाने का दूसरा तरीका भी है। इसके लिए आपको फिर से इस टेबल ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद इस इंसर्ट टेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको जिस भी साइज का टेबल क्रिएट करना है उनके नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज की संख्या इसमें डाल देनी है। उसके बाद इस ओके बटन पर क्लिक करना है और आपका टेबल बनकर तैयार हो जाएगा। आपको इसी टेबल ऑप्शन में एक और फंक्शन मिल जाता है ड्रॉ टेबल का। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि एक पेंसिल आइकन आपके पेज में शो होने लगी है। अब आप इसकी मदद से अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह। ड्रॉ टेबल वाले ऑप्शन की खास बात यह है कि आप इसकी मदद से टेबल के अंदर डायगोनल लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। मैं आपको एक और तरीका बतलाने जा रहा हूँ टेबल को पेज में इंसर्ट करने का, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप अपने कीबोर्ड पर जाएं और वहां प्लस और माइनस की को कुछ इस तरह से प्रेस करें। उसके बाद इंटर की प्रेस कर दें। आप देखेंगे कि एक टेबल बनकर तैयार हो गई है। आप चाहें तो टेबल ऑप्शन पर आकर इस ऑप्शन की मदद से एक्सेल के स्प्रेडशीट पर भी काम कर सकते हैं और उसे कुछ इस तरह टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। आप टेबल ऑप्शन में मौजूद इस क्विक टेबल ऑप्शन का भी इस्तेमाल टेबल बनाने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पहले से ही बहुत सारे बने बनाए टेबल्स के कई सारी डिजाइन्स हैं। आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस टेबल पर कुछ डाटा फिट कर देते हैं। इसके लिए आपको सिंपली इस टेबल के किसी भी सेल पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कर्सर यहाँ आ गई है। अब आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आप दूसरे सेल में मूव करने के लिए टैब बटन का यूज कर सकते हैं और पहले वाले सेल में वापस आने के लिए शिफ्ट प्लस टैब बटन को एक साथ प्रेस करके आ सकते हैं। आप कीबोर्ड में दिए एरोज का भी इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। आप इस टेबल का डिजाइन और लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली इस टेबल पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ ऊपर में टेबल टूल्स के अंदर दो ऑप्शन डिजाइन और लेआउट आ जाते हैं। अब हम इस टेबल के डिजाइन में बदलाव करने के लिए इस डिजाइन ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के डिजाइन्स अवेलेबल हैं। आप इन पर क्लिक करके अपने टेबल को इस तरह का लुक दे सकते हैं कुछ इस तरह। आप देख सकते हैं कि अब यह टेबल कितना अच्छा लगने लगा है।
यहाँ एक ऑप्शन है शेडिंग का। आप इस ऑप्शन की मदद से किसी भी टेक्स्ट, पैराग्राफ या टेबल की सेल के बैकग्राउंड को किसी भी कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। आपको सिंपली जिस भी सेल को हाईलाइट करना है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ एरो बटन को क्लिक करके आप यहाँ से कलर को चूज कर सकते हैं। आप इस बॉर्डर स्टाइल वाले ऑप्शन की मदद से अपने टेबल की सेल्स के बॉर्डर की स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। आपको सिंपली इनमें से जो भी स्टाइल को बॉर्डर में अप्लाई करना है उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप यह जो ब्रश टूल दिख रहा है उसकी हेल्प से बॉर्डर की स्टाइल चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। आपको उन बॉर्डर्स पर क्लिक करते जाना है जिस पर भी आप यह स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं। आप इस पेन कलर ऑप्शन की मदद से बॉर्डर की कलर को चेंज भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर आप किसी बॉर्डर का स्टाइल किसी दूसरे बॉर्डर में अप्लाई करना चाहते हैं और आपको यहाँ नहीं पता है कि इसमें कौन सा स्टाइल लगे हुए हैं, तो आपको फिर से इस बॉर्डर स्टाइल पर क्लिक करना है और सबसे नीचे इस बॉर्डर सैम्पलर ऑप्शन को चूज कर लेना है। अब आपको जिस भी बॉर्डर के डिजाइन को कॉपी करना है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि यह बॉर्डर पेंटर वाला ऑप्शन ऑन हो गया है। अब आप जिस भी बॉर्डर पर यह स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं उस पर जाकर क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं कि इन बॉर्डर्स की स्टाइल उस बॉर्डर के स्टाइल जैसी हो गई है। दोस्तों, आपको इस टेबल टूल वाले ऑप्शन में एक लेआउट ऑप्शन भी मिल जाता है और आप इसकी मदद से कई सारी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं और अपने टेबल के लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। आप अगर अपने टेबल के किसी भी सेल या रो या कॉलम या पूरी की पूरी टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस सेलेक्ट ऑप्शन की मदद से उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप इस एरो को प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब अगर हम इस प्रॉपर्टीज ऑप्शन की बात करें तो आप इस ऑप्शन की मदद से अपने टेबल की अलाइनमेंट और इवन सेल्स में लिखे डाटा की अलाइनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि ये जो टेबल है यह पेज के बीचों बीच रहे, तो आपको सिंपली इस टेबल पर कहीं भी क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रॉपर्टीज ऑप्शन पर आ जाना है। अब आप यहाँ इस सेंटर अलाइनमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके बटन पर क्लिक कर दें। आप देखेंगे टेबल पेज के बीचों बीच आ गई है। वहीं अगर आप इस सेल के अंदर लिखी टेक्स्ट के अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हैं तो आपको सिंपली उस सेल को टैप करना है। उसके बाद फिर इस प्रॉपर्टीज ऑप्शन पर इस सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हम यहाँ से अपने सेल में जो टेक्स्ट है उसका अलाइनमेंट को इन ऑप्शन की मदद से चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने सेंटर सेलेक्ट किया था तो सारे टेक्स्ट सेल के बीचों बीच अरेंज हो गए हैं। आप इसी तरह किसी भी टेक्स्ट को सेल के टॉप, बॉटम या सेंटर में बड़े आसानी से अरेंज कर सकते हैं। अगर आप एक ही बार में इस पूरे रो के डाटा को सेल के बीचों बीच लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पूरे रो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से वही स्टेप को फॉलो करना है कुछ इस तरह। आप देख सकते हैं कि इस रो के सारे डाटा सेल के सेंटर में अरेंज हो गई है। अब यहाँ ड्रॉ टेबल की ऑप्शन दी गई है। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि आप इसकी मदद से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं और इस ऑप्शन की खास बात यह है कि इससे हम डायगोनल लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह। आप इस टूल की मदद से किसी भी सेल के बॉर्डर को डिलीट कर सकते हैं, यानी इसकी सहायता से आप किसी भी सेल को मर्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस डिलीट टूल की। आप इस टूल की मदद से किसी भी रो, कॉलम, सेल और इवन पूरे टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें इस वाले कॉलम को इस टेबल से डिलीट करनी है तो हम सिंपली इस ऑप्शन में आकर डिलीट कॉलम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं अब वह कॉलम हमारे टेबल से हट चुकी है। इसी तरह हम किसी रो को भी टेबल से हटा सकते हैं। इसके लिए भी आपको पहले उस रो को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद यहाँ आकर इस डिलीट रो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह यह रो आपके टेबल से हट जाएगी। मान लीजिए आप यहाँ इस थर्ड रो के बाद एक नए रो को ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले कर्सर को थर्ड रो में लाना होगा। उसके बाद आप इस इंसर्ट बिलो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ एक नई रो ऐड हो गई है। आप एक और तरीके से नए रो को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आप जिस भी रो के बाद में एक न्यू रो को ऐड करना चाहते हैं आपको उस रो के लास्ट में इस तरह कर्सर को लेते आना है। उसके बाद आप सिंपली इंटर की को प्रेस कीजिए। आप देखेंगे एक नई रो इस वाले रो के नीचे ऐड हो जाएगी।
इसी तरह अगर आप किसी रो के ऊपर एक नए रो को ऐड करना चाहते हैं तो आपको इस इंसर्ट अबव वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। अब मान लीजिए कि आप इस वाले कॉलम के बाद एक नए कॉलम को ऐड करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली कर्सर को इस वाले कॉलम पर लाना है। उसके बाद इस इंसर्ट राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो आप देखेंगे कि एक नई कॉलम ऐड हो गई है। इसी तरह अगर आपको किसी कॉलम के लेफ्ट में नए कॉलम को ऐड करना है तो आपको इस इंसर्ट लेफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आप दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सिंगल सेल बनाना चाहते हैं, यानी उन्हें मर्ज करना चाहते हैं, तो आपको उन सभी सेल्स को पहले सेलेक्ट कर लेना है जिसे आप मर्ज करना चाहते हैं। उसके बाद टेबल टूल्स के लेआउट ऑप्शन में आकर इस मर्ज सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि हमने जितनी भी सेल सेलेक्ट करी थी वह एक सिंगल सेल में बदल चुकी है। इसे करने का एक और तरीका है। उसके लिए आपको पहले उन सभी सेल को सिलेक्ट कर लेना है जिसे आप मर्ज करना चाहते हैं। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड पर अल्ट की के साथ में ए और एम को प्रेस करना है। प्रेस करते ही आप देखेंगे कि सारे सेल्स मर्ज हो जाएंगे। आप इरेजर टूल की मदद से भी सेल को मर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आप जिन भी सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं उनके अंदर वाले सेल को इस इरेजर टूल की मदद से रिमूव कर सकते हैं। तो यह भी एक तरीका है किसी भी सेल को मर्ज करने का। अब मान लीजिए कि आप सेल के अंदर नए सेल्स को ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इस स्प्लिट सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ आप इस सेल को जितने भी भागों में स्प्लिट करना चाहते हैं, यानी आप इसके अंदर जितना भी कॉलम और रोज बनाना चाहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यूज को एंटर कर दें। मान लीजिए मैं यहाँ 3 और 2 एंटर कर देता हूँ। उसके बाद ओके बटन को प्रेस कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि वह सेल 3 कॉलम और 2 रो में स्प्लिट हो चुकी है। तो इस तरह से आप इस स्प्लिट सेल वाले ऑप्शन की हेल्प से किसी भी सेल को कई भागों में स्प्लिट कर सकते हैं। आप इस ड्रॉ टेबल वाले ऑप्शन की मदद से भी किसी सेल को बड़े आसानी से स्प्लिट कर सकते हैं, कुछ इस तरह। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि यह टेबल थर्ड रो के बाद ऊपर वाले रो से अलग हो जाए, यानी यहाँ से एक अलग टेबल बन जाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस थर्ड वाले रो में अपना कर्सर को लाना है। उसके बाद यहाँ इस स्प्लिट टेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि यह टेबल 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। टेबल को स्प्लिट करने का एक और तरीका है। इसके लिए पहले आप अपने कर्सर को उस रो पर ले जाएं जहां से आप टेबल को अलग करना चाहते हैं। उसके बाद आप शिफ्ट और कंट्रोल की के साथ इंटर की को प्रेस करें। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि हमारी जो टेबल है वह 2 भागों में बढ़ जाती है। टेबल को 2 भागों में बांटने का एक और तरीका है। इसके लिए आपको उन रोज को पहले सेलेक्ट करना होगा जिसे आप टेबल से अलग करना चाहते हैं। उसके बाद आपको शिफ्ट की के साथ अल्ट की को प्रेस करते हुए इस डाउन एरो की को प्रेस करना है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि किसी टेबल को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। अब अगर आप किसी टेबल को दोबारा ऊपर वाली टेबल के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो आप उस टेबल को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद इस बार आप शिफ्ट की के साथ अल्ट की को प्रेस करते हुए अप एरो को प्रेस करें। आप देखेंगे कि हमारी जो नीचे वाले टेबल है वह इस ऊपर वाले टेबल से मिल जाएगी, या तो कहीं जुड़ जाएगी। अगर आप केवल ये पहले रो को ही इस ऊपर वाले टेबल में ऐड करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले कर्सर को इस रो में लाएं। उसके बाद इस शिफ्ट की के साथ अल्ट की को प्रेस करते हुए अप एरो को प्रेस करें। तो आप देख सकते हैं इस बार केवल ये वाली रो ही इस टेबल में ऐड हुई है। इसका मतलब यह है कि आपको जितने भी रोज को टेबल में ऐड करना है, आप पहले उन्हें सेलेक्ट कर लें। उसके बाद इस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस अप एरो की वाले स्टेप को फॉलो करें। मान लीजिए कि आपको यह 3 नंबर वाली रो को 1 नंबर वाली रो के ऊपर ले जानी है, तो आपको इसे कॉपी और पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप इस रो को पहले सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद शिफ्ट प्लस अल्ट की के साथ में अप एरो की को प्रेस करनी है जब तक यह फर्स्ट रो के ऊपर ना आ जाए। इस तरह से हम किसी भी रो को टेबल में ऊपर या नीचे कर सकते हैं। आप इस मूव आइकन की मदद से अपने टेबल को पेज में कहीं भी मूव कर सकते हैं, कुछ इस तरह से।
अगर आपकी टेबल की साइज छोटी हो गई है और आपको इसे पेज में फिट करना है, तो आप इसे यहाँ लेआउट ऑप्शन में आकर इस ऑटो फिट ऑप्शन की मदद से रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। अगर हम इस ऑटो फिट कंटेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो यह टेबल पर जो भी टेक्स्ट लिखा है उसके हिसाब से यह कॉलम को सेट कर देगा। वहीं अगर हम इस ऑटो फिट विंडो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो यह टेबल पूरी विंडो के हिसाब से, यानी आपके इस पेज के हिसाब से सेट हो जाएगी, कुछ इस तरह। आप इन ऑप्शन की मदद से सेल के अंदर जो भी टेक्स्ट है उनका अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कॉलम की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और हमें इसमें ज़्यादा टेक्स्ट लिखनी होती है, तब हम इस टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। हम इस ऑप्शन की मदद से किसी भी सेल के अंदर टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरह। अगर आप पेज की मार्जिन की तरह अपने सेल के मार्जिन को भी सेट करना चाहते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि सेल के अंदर भी टेक्स्ट एक फिक्स्ड फ्रेम के अंदर रहे, तो आप इस सेल मार्जिन वाले ऑप्शन की मदद से ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली इस सेल मार्जिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग इन बॉक्सेस को फिल कर दें और ओके पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि सेल के अंदर जो भी टेक्स्ट है वह आप जो मार्जिन सेट किए हैं उसी के अकॉर्डिंग सेट हो गई है। अब अगर आप चाहते हैं कि हर एक सेल के बीच में कुछ स्पेस हो, तो आपको सिंपली फिर से इस सेल मार्जिन वाले ऑप्शन में आना है और फिर इस बॉक्स को टिक कर देना है और यहाँ से आप सेल के बीच में कितना स्पेस देना चाहते हैं उसे सेट कर देना है। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं कि अब सारे सेल के बीच में स्पेस हो गई है। नेक्स्ट इज सॉर्ट ऑप्शन। आप इस ऑप्शन की मदद से टेबल के अंदर किसी भी डेटा को अल्फ़ाबेटिकल या न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आप टेबल के अंदर इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली इस कॉलम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस सॉर्ट ऑप्शन में जाकर इस डिसेंडिंग वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। उसके बाद इस ओके बटन पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि सारे नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम में अरेंज हो गई है। सपोज आप इस टेबल के अंदर जो भी डाटा है उसे टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले इन्हें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टेबल टूल में लेआउट ऑप्शन में जाना है। उसके बाद आप इस कन्वर्ट टू टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब आप इन टेक्स्ट को जिस भी माध्यम से सेपरेट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ कोमा वाले ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा टेबल टेक्स्ट के रूप में बदल चुकी है। मान लीजिए कि आपके पास कोई डाटा टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, कुछ इस तरह से, और आप इन्हें टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इन्हें सेलेक्ट कर लें। उसके बाद इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। अब आप टेबल ऑप्शन में जाकर इस कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। आप यहाँ देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स आर 6 एंड रोज आर फिक्स्ड एज देयर आर 2 लाइन्स। फिक्स्ड कॉलम विथ इज ऑटो। यहाँ हमारी जो सेपरेटर है वह कोमा है, इसलिए वी हैव गिवन कोमा एज अ सेपरेटर हेयर। आफ्टर दैट हमें इस ओके बटन पर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह हमारे सारे टेक्स्ट टेबल के फॉर्म में चेंज हो गई है। क्या आपको पता है जिस तरह हम एक्सेल के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम एमएस वर्ड के अंदर भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस टेबल में कुछ आइटम्स की लिस्ट और उनके प्राइस मेंशन है। मान लीजिए कि हमें मालूम करना है कि इन आइटम्स का टोटल प्राइस क्या है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस सेल पर क्लिक करना है। उसके बाद टेबल टूल के अंदर इस फॉर्मूला वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसा कि हमें इन आइटम्स का टोटल प्राइस निकालना है, तो हमें एडिशन के फॉर्मूला को यूज करना होगा। हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पहले से ही एडिशन का फॉर्मूला मेंशन है, तो हमें यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कोई और मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता, तो हम उसे इस पेस्ट फंक्शन वाले ऑप्शन में जाकर सिलेक्ट कर सकते थे। आप देख सकते हैं यहाँ कई सारे फंक्शंस दिए गए हैं। अब हमें ओके पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आइटम्स की टोटल प्राइस हमें मिल चुकी है। Now suppose if you want to add a picture here, तो इसके लिए आपको इंसर्ट टैब में आना है और इस पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप अपने कंप्यूटर में सेव किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस इंसर्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यह फोटो हमारे इस पेज में ऐड हो चुकी है।
आप इन एरोज की मदद से इस पिक्चर की साइज को बढ़ा और घटा सकते हैं। जब आप इस पिक्चर पर टैप करेंगे तो आपको ऊपर की तरफ पिक्चर टूल दिखेगा, जिसकी मदद से आप इस पिक्चर में बहुत सारे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप इस करेक्शन ऑप्शन की मदद से पिक्चर की ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और शार्पनेस को चेंज कर सकते हैं। और इस कलर ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने फोटो की कलर, सैचुरेशन, इसकी टोन को भी चेंज कर सकते हैं। आप इस पिक्चर स्टाइल वाले सेक्शन में डिफरेंट स्टाइल के फ्रेम अपने पिक्चर के लिए चूज कर सकते हैं और आप यहाँ से पिक्चर के बॉर्डर की कलर, इसकी विड्थ और लाइन स्टाइल को भी चूज कर सकते हैं। और इस पिक्चर इफेक्ट वाले ऑप्शन की मदद से आप इसके बॉर्डर पर कई सारे विजुअल इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इस एरो पर क्लिक करके इन इफेक्ट्स को एक एक करके देख सकते हैं और इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पिक्चर लेआउट, पोजीशन, क्रॉप और भी कई सारे बेहतरीन ऑप्शन मिल जाती है, जिसे आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसर्ट टैब में आपको और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे ऑनलाइन पिक्चर। आप इस ऑप्शन की मदद से ऑनलाइन भी किसी पिक्चर को खोजकर इस पेज में ऐड कर सकते हैं। इस शेप ऑप्शन की मदद से आप इनमें मौजूद कई तरह की शेप में से किसी भी शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप इस स्मार्ट आर्ट ऑप्शन की मदद से कई तरह के शेप स्टाइल जैसे लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, मैट्रिक्स, पिरामिड में से कोई भी डिजाइन को चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और इसका कलर भी चूज कर सकते हैं। आप इस पेज में चार्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस चार्ट ऑप्शन में जाना है। आपको यहाँ सभी प्रकार के चार्ट के ऑप्शन मिल जाएंगे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होती है। इसमें अच्छी बात यह है कि आप जैसे ही कोई चार्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको MS एक्सेल जैसा एक डायलॉग बॉक्स मिल जाता है, जहां आप इस चार्ट के डाटा को फिट कर सकते हैं। इस इंसर्ट टैब में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, वह है हेडर एंड फुटर ऑप्शन। आप इस ऑप्शन की मदद से अपने पेज में हेडर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको हेडर के स्टाइल को चूज कर लेना है और उसके बाद जो भी इस हेडर में लिखना चाहते हैं उसे यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। अब डाउन एरो की मदद से आप फुटर सेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ आप फुटर में जो भी ऐड करना चाहते हैं उसे टाइप कर सकते हैं। अब आपको इस हेडर और फुटर से बाहर निकलने के लिए पेज में कहीं भी डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही हेडर और फुटर इनएक्टिव हो जाएगा और अब आप इस पेज पर काम कर सकते हैं। अगर आप इस डॉक्यूमेंट में पेज नंबर ऐड करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट टैब में जाकर इस पेज नंबर वाले ऑप्शन की मदद से अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। यहाँ कई तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको जो भी पसंद है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसे चूज करते ही आप देख सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट के सारे पेजेज में पेज नंबर इंसर्ट हो गए हैं। अगर आप कोई MS वर्ड के डॉक्यूमेंट या किसी MS एक्सेल के चार्ट को इस पेज में ऐड करना चाहते हैं तो आप इस ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन की मदद से ऐसा कर सकते हैं। आप इस ऑप्शन की मदद से कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपने पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पहले से कई सारे कॉमन मैथमेटिकल इक्वेशन दिए गए हैं, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ कई सारे मैथमेटिकल टूल्स भी दिए गए हैं, जिसकी मदद से आप कोई भी इक्वेशन यहाँ बड़े आसानी से टाइप कर सकते हैं। यहाँ कई सारे सिंबल्स दिए गए हैं, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ लेट्स जंप इनटू द डिजाइन टैब। जब आप इस डिजाइन टैब में आएंगे तो आपको यहाँ कई तरह के थीम्स देखने को मिलेगी। आप इन थीम्स का इस्तेमाल कर अपने डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट, पैराग्राफ, टाइटल और अदर कंटेंट को एक सिंपल क्लिक के माध्यम से इंस्टेंट स्टाइल दे सकते हैं और उन्हें अरेंज कर सकते हैं। यहाँ इस ऑप्शन की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट पर वर्क कर रहे हैं तो आप उस पर यह वाटरमार्क लगा सकते हैं। इसे आपको सिंपली क्लिक करना है और आप देखेंगे कि यह वाटरमार्क सारे पेजेस में अप्लाई हो जाएगी। आप खुद से भी कोई नया वाटरमार्क यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप कोई पिक्चर को एज अ वाटरमार्क यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप कोई पिक्चर को एज अ वाटरमार्क यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप कोई पिक्चर को
तो आप उसे यहाँ से सिलेक्ट पिक्चर वाले ऑप्शन से चूज कर सकते हैं। या अगर आप कोई टेक्स्ट वाटरमार्क को ऐड करना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ टाइप कर दें। चलिए हम यहाँ एक पिक्चर वाटरमार्क को ऐड कर लेते हैं। इसके लिए हमें इस सिलेक्ट पिक्चर वाले ऑप्शन में क्लिक करके अपने कंप्यूटर से हम जिस भी पिक्चर को एज अ वाटरमार्क यूज करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि यह वाटरमार्क सारे पेजेस में अप्लाई हो चुकी है। आप इस ऑप्शन की मदद से अपने पेज के कलर को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी कलर को चूज कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस डॉक्यूमेंट में बॉर्डर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन की मदद से बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप बॉर्डर के स्टाइल को यहाँ चूज कर सकते हैं। साथ ही आप बॉर्डर के कलर और विड्थ को भी चूज कर सकते हैं। ये सब चूज करने के बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि ओके बटन पर क्लिक करते ही बॉर्डर हमारे पेज में ऐड हो गई है। चलिए अब जान लेते हैं कि लेआउट ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और इनका क्या काम है। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है मार्जिन। इस ऑप्शन के बारे में हम इस वीडियो के स्टार्ट में ही थोड़ी बहुत डिस्कस कर चुके हैं। दरअसल जब हम किसी पेज में कुछ भी टाइप करते हैं तो जो ब्लैंक स्पेस पेज के राइट और लेफ्ट साइड में और पेज के ऊपर और नीचे वाले हिस्से में छूट जाती है, यानी जहां हम टाइप नहीं कर सकते हैं, वह ब्लैंक एरिया मार्जिन कहलाती है। आप किसी भी पेज के मार्जिन को दो तरीकों से एडजस्ट कर सकते हैं। पहला है मैनुअल और दूसरा है ऑटोमेटिक। किसी भी मार्जिन को मैनुअली सेट करने के लिए आपको इस कर्सर को रूलर के राइट या लेफ्ट में लेकर जाना है। आप जैसे ही कर्सर इस पर लाएंगे तो आपको एक डबल साइडेड एरो दिखेगा। आप इस एरो को आगे और पीछे की ओर मूव करके लेफ्ट और राइट मार्जिन सेट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आप लेफ्ट साइड में जो रूलर है उसे ऊपर और नीचे की तरफ मूव करके आप पेज के अपर और लोअर मार्जिन को सेट कर सकते हैं। किसी एक पेज में मार्जिन सेट करते ही यह सारे पेज में अप्लाई हो जाती है। आपको इसे हर एक पेज में बार बार सेट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप पेज मार्जिन ऑटोमेटिकली सेट करना चाहते हैं तो आपको इस मार्जिन वाले ऑप्शन में जाना है। आप इन अवेलेबल मार्जिन से भी कोई एक चूज कर सकते हैं, या तो फिर आप कस्टम मार्जिन में जाकर अपनी जरूरत के अनुसार मार्जिन को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप मार्जिन मैनुअली इन रूलर्स की सहायता से सेट करेंगे तो यह ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला ऑप्शन है ओरिएंटेशन। यहाँ दो ऑप्शंस दिए गए हैं, एक है पोर्ट्रेट और दूसरा है लैंडस्केप। वर्टिकली या सीधी खड़ी पेज को पोर्ट्रेट कहते हैं, वहीं जो पेज हॉरिजेंटली प्लेस्ड होती है उसे हम लैंडस्केप कहते हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार जिस भी ओरिएंटेशन की पेज में काम करना चाहते हैं उसे आप इस ऑप्शन की मदद से सेट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी पेज की प्रिंट निकालते हैं तो कभी कभार जो पेज के सबसे साइड वाले हिस्से होते हैं वह कट जाती है या उसकी प्रिंट नहीं आती है। तो यह गलत पेज की साइज की वजह से ही होता है। तो आप जब भी एमएस वर्ड में काम कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग में ही डॉक्यूमेंट की पेज मार्जिन और उसके साइज को बाद में आप इसे जिस भी पेज में प्रिंट करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग ही सेट कर लें। ऐसा करने से आपकी प्रिंट साइड से नहीं कटेगी और बिल्कुल सही तरीके से प्रिंट होगी। आप लेटर, लीगल, A3, A4 जिस भी टाइप के पेज में प्रिंट लेने वाले हो आप यहाँ उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसमें काम करें। कई बार क्या होता है कि हमारे A4 साइज में काम करने के बाद भी जब हम इस पेज को A4 साइज के पेपर में ही प्रिंट निकालते हैं फिर भी वह साइड से कट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी मार्केट में मिलने वाला A4 साइज की पेपर जो स्टैंडर्ड A4 साइज की पेपर होती है उससे छोटी होती है, इसलिए प्रिंट करते वक्त कभी कभी पेज के साइड वाले पार्ट्स कट जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट के वक्त यह साइड से ना कटे तो आपको साइज में आकर इस स्मॉल साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने पेज के एक्चुअल साइज को मेजर कर लेना है और उसे यहाँ फिट कर देना है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। ये स्टेप्स करने के बाद आपको इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और प्रिंट भी सही ढंग से होगा। आप इस ऑप्शन की मदद से किसी भी पैराग्राफ को दो या दो से अधिक कॉलम में बांट सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले पैराग्राफ्स को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इस कॉलम ऑप्शन में आकर आप इसे जितने भी कॉलम में अरेंज करना चाहते हैं उसे यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि हम यहाँ 2 सिलेक्ट किए थे इसलिए यह पैराग्राफ 2 कॉलम में बढ़ गई है। अगर आप चाहते हैं कि इस पैराग्राफ के बाद जितने भी टेक्स्ट हैं या पैराग्राफ हैं वह नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो
तो आपको सबसे पहले अपने कर्सर को उस पैराग्राफ के लास्ट में लाना है। उसके बाद आप यहाँ इस ब्रेक ऑप्शन में जाकर इस पहले वाले पेज ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ऐसा करते ही नीचे जितने भी टेक्स्ट या पैराग्राफ हैं वह नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो जाएगी। नाउ लेट्स गो इनटू द रेफरेंस टैब। रेफरेंस ऑप्शन में ये जो पहला टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन है, इस ऑप्शन की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट की टेबल ऑफ कंटेंट तैयार कर सकते हैं, जैसा हम बुक्स में आमतौर पर देखते हैं। मान लीजिए कि आप पेज नंबर 1 में टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले कर्सर को पेज नंबर 1 पर ले जाएं, या आप जिस भी पेज में टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हैं उसे वहां ले जाएं। उसके बाद इस टेबल ऑफ कंटेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ आपको जो भी स्टाइल पसंद है उस पर क्लिक कर दें। ऐसा करते ही आपका टेबल ऑफ कंटेंट तैयार हो जाएगा। अब अगर हम कुछ टेक्स्ट और ऐड करने के बाद फिर से टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले उस टेक्स्ट या हेडलाइन को सिलेक्ट करना होगा जिसे हम टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद इस ऐड टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ लेवल को चूज कर लें। हम यहाँ लेवल 2 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पहले वाले सारे हेडलाइंस लेवल 2 पर अरेंज हैं। उसके बाद अपडेट टेबल पर क्लिक करें। आप यहाँ अपडेट इंटायर टेबल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके फिर ओके बटन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि सारे नए हेडलाइंस टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड हो गई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि टेबल ऑफ कंटेंट में हेडलाइंस ऐड होती है, इसलिए आप शुरू से ही पैराग्राफ्स और टेक्स्ट को इसके अकॉर्डिंग ही अरेंज करते हुए काम करें। मान लीजिए कि आप किसी पेज पर काम कर रहे हैं और आप किसी टेक्स्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, तो आप जिस भी टेक्स्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फीड करना चाहते हैं, आप अपने कर्सर को उस टेक्स्ट के लास्ट में ले जाएं। मान लीजिए कि मैं इस टेक्स्ट के बारे में कुछ ऐड करना चाहता हूं, तो मैं कर्सर इसके बगल में ले जाऊंगा। अब हमें इस इंसर्ट फुटनोट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि इस पेज के लास्ट में कर्सर आ गई है। अब आप यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं वह ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह हम किसी भी टेक्स्ट में फुटनोट इंसर्ट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस पेज के लास्ट में ऐड हो जाएगी। फुटनोट की तरह ही आप इंड नोट भी किसी टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं। इसमें फर्क केवल इतना होता है कि आपके इंड नोट की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के सबसे आखिरी पेज में ऐड होती है। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज इंसर्ट साइटेशन। साइटेशन मतलब होता है किसी का हवाला देना या रेफरेंस देना। मान लीजिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी बुक या पेपर या किसी ऑथर या कोई भी व्यक्ति के काम को उदाहरण के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस इंसर्ट साइटेशन ऑप्शन की मदद से इसका रेफरेंस आप दे सकते हैं, यानी कि उन्हें क्रेडिट दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए चलिए हम एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा दिए गए 2 कोट्स को यहाँ इंसर्ट कर देते हैं। अब अगर हम इन कोट्स का साइटेशन देना चाहते हैं, तो हमें सिंपली इसके लास्ट में कर्सर को लेके आना है और अब हमें इस इंसर्ट साइटेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमें इस एड न्यू सोर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक क्रिएट सोर्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब हम यहाँ इसके सोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके बिब्लियोग्राफी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल कर देंगे। सारे इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप इस ओके बटन पर क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं यहाँ साइटेशन ऐड हो चुकी है। अब अगर हम इस सोर्स का इस्तेमाल कहीं और भी करना चाहते हैं, तो अब यह करना और भी आसान हो गया है। आपको सिंपली इस सेंटेंस के लास्ट में कर्सर लाना है और इसके बाद हमें दोबारा इस इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक करना है और अब हम डायरेक्टली इस सोर्स का इस्तेमाल इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सेम साइटेशन यहाँ भी ऐड हो गई है। तो इस तरह हम किसी भी कंटेंट के सोर्स का रेफरेंस बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट इज बिब्लियोग्राफी। इस ऑप्शन की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल किए गए सारे सोर्स की इन्फॉर्मेशन या कहें रेफरेंसेस एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज में यह शो होती है। नेक्स्ट इज मेलिंग टैब। यह टॉपिक खुद में ही एक बड़ी टॉपिक है। इस पर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो डालूंगा। आप उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं इसके विषय में थोड़ा बता देता हूँ। मान लीजिए आप किसी को ईमेल या लेटर भेजना चाहते हैं, तो आप इसके इन्फॉर्मेशन को इस मेलिंग फंक्शन की मदद से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप इस मेलिंग ऑप्शन से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या इस चैनल में जाकर देख सकते हैं। नाउ लेट्स जंप इनटू द रिव्यू टैब। चलिए पहले मैं यहाँ कुछ टाइप कर देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं वर्ड्स के नीचे रेड और ब्लू लाइंस शो हो रहे हैं। इसका मतलब है इस सेंटेंस में स्पेलिंग के साथ साथ ग्रामर भी रॉन्ग है। तो इन्हें सही करने के लिए हमें इन वर्ड्स को एक एक करके सिलेक्ट करना है। उसके बाद राइट क्लिक प्रेस करना है।
प्रेस करते ही आपको सजेशन दिख जाएंगे कि इनकी करेक्ट स्पेलिंग या ग्रामर क्या होगी और आपको इन पर क्लिक करके इन्हें सही वर्ड से रिप्लेस कर देना है। आप अगर ये सब नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस सेंटेंस को पूरा सेलेक्ट कर लें, उसके बाद इस स्पेलिंग एंड ग्रामर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के राइट साइड में इसकी सही स्पेलिंग शो हो रही है। आप इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लें, उसके बाद इस चेंज बटन पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि पहली वर्ड की स्पेलिंग सुधर चुकी है। ठीक इसी प्रकार दूसरे वाले वर्ड की भी सही स्पेलिंग यहाँ शो हो रही है। आप इसे भी चेंज ऑप्शन पर क्लिक करके सुधार सकते हैं। अगर आप इस वर्ड की जगह किसी और वर्ड को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप राइट साइड में यहाँ कई सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। आप जिस भी वर्ड के साथ इसे रिप्लेस करना चाहते हैं आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वर्ड काउंट ऑप्शन। आप इस ऑप्शन की मदद से डॉक्यूमेंट में टोटल कितने वर्ड्स हैं यह आप काउंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि यह आपको बता रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में कितने पेजेज हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं और कितने लाइन्स हैं। यह ऑप्शन बच्चों या जर्नलिस्ट या एडिटर्स के बहुत काम आ सकती है अगर उन्हें एक फिक्स्ड साइज के आर्टिकल पर काम करना है। मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं और आपको क्लास के अदर स्टूडेंट के साथ मिलकर किसी डॉक्यूमेंट पर काम करना है, या फिर आप अपने ऑफिस के वर्क पार्टनर के साथ मिलकर किसी डॉक्यूमेंट पर काम करना चाहते हैं, तो आप इस शेयर ऑप्शन की मदद से इस डॉक्यूमेंट के लिंक को अपने दोस्तों या कलीग के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोग इस पर एक साथ रियल टाइम में काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस शेयर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अगर यह डॉक्यूमेंट किसी ड्राइव या क्लाउड में सेव नहीं है तो उसे पहले यहाँ से सेव कर लें, क्योंकि अदर लोगों के साथ इस डॉक्यूमेंट को शेयर करने और रियल टाइम में उनके साथ काम करने के लिए डॉक्यूमेंट का किसी ड्राइव में सेव होना जरूरी है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट किसी ड्राइव या क्लाउड में सेव हो जाएगा तो आप उस ड्राइव फाइल के लिंक को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे और इस पर एक साथ वर्क कर पाएंगे। मतलब अगर आप इस पेज पर कुछ टाइप कर रहे हैं तो उसी समय दूसरा व्यक्ति भी इस डॉक्यूमेंट पर एक साथ टाइप कर पाएगा और एडिट भी कर पाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं और इस पर एक साथ एक ही समय में काम करते हैं तो आप एक दूसरे से कमेंट के माध्यम से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। आप इस न्यू कमेंट वाले ऑप्शन की हेल्प से कमेंट भेज पाएंगे और इस शो कमेंट वाले ऑप्शन की मदद से दूसरों की कमेंट को पढ़ भी पाएंगे। मान लीजिए कि आप इस टेक्स्ट के रिगार्डिंग कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप इस न्यू कमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं। आप इस ऑप्शन की मदद से डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं आप उस पर नज़र रख सकते हैं या यहाँ से देख सकते हैं। अब अगर हम व्यू टैब की बात करें तो यहाँ भी हमें कई तरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रीडिंग मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट की सारी कंटेंट कितनी अच्छी तरीके से एक बुक की फॉर्मेट में अरेंज हो गई है। अब हम बड़ी आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। अगर हम इस प्रिंट लेआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारी डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के समय कैसी दिखेगी। अब इस वेब लेआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने पर हम देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट एक वेब पेज के रूप में कैसा दिखेगा। आप इस ऑप्शन की मदद से रूलर को डॉक्यूमेंट में ऐड या रिमूव कर सकते हैं और इस वाले ऑप्शन की मदद से आप डॉक्यूमेंट में कहीं भी बड़ी आसानी से नेविगेट यानी आ जा सकते हैं। आप इस डॉक्यूमेंट में किसी भी हेडिंग में बड़ी आसानी से स्विच कर सकते हैं यानी उसे बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आप किसी पेज में भी डायरेक्टली आ जा सकते हैं। आप इस ऑप्शन की मदद से पेज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आप इस ऑप्शन की मदद से मल्टीपल पेजेज को एक साथ इस तरह से देख सकते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप एक और नई विंडो ओपन कर सकते हैं ताकि आप सेम टाइम में दो अलग अलग विंडोज में काम कर सकें। आप इस ऑप्शन की मदद से अपने सारे विंडोज को सिंगल विंडो में ला सकते हैं ताकि आप उन्हें एक बार में देख सकें, कुछ इस तरह।
इस ऑप्शन की मदद से आप इस डॉक्यूमेंट को 2 भागों में स्प्लिट कर सकते हैं ताकि आप डॉक्यूमेंट के किसी एक हिस्से में काम करते हुए उसी डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे हिस्से को एक साथ देख सकें। सपोज मैं पेज नंबर 2 में काम कर रहा हूँ और मुझे पेज नंबर 4 में लिखे वैल्यूज की जरूरत है, तो हम स्प्लिट ऑप्शन की मदद से उन वैल्यूज को भी एक साथ देख पाएंगे। हम इस ऑप्शन की मदद से किसी दूसरे विंडोज में आसानी से स्विच कर सकते हैं। नाउ द लास्ट ऑप्शन इज मैक्रो। यह एक बहुत ही कमाल की ऑप्शन है। दरअसल मैक्रो आपके द्वारा किए गए स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लेता है और उस रिकॉर्डिंग के आधार पर आप जब उसे दोबारा रन कराते हैं तो वह उन्हीं स्टेप्स को दोबारा फॉलो करता है। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि मैक्रो का फायदा क्या होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कई नामों की एक लिस्ट बनी हुई है और मान लीजिए हमें इस लिस्ट के हर नाम को कर्ली ब्रैकेट में बंद करना है, उसके बाद इक्वल टू का सिंबल इंसर्ट करना है, उसके बाद एक इंटर करना है और उसके बाद कुछ डैश लगाने हैं और ये जो प्रक्रिया है हमें हर नाम के साथ में करनी है। तो अगर हम ये सारे स्टेप्स मैनुअली हर एक नाम के लिए करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगी। इसलिए यहाँ हम जानेंगे कि हम मैक्रो की सहायता से ये सारे काम आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो मैक्रो बनाने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बताना होगा। ऐसा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो जिसको मैक्रो एक लूप में चला सके, यानी जहाँ पर लूप शुरू हो वहीं पर खत्म होनी चाहिए। तो ये जो शब्द है उसके पहले हमें कर्सर ले आना है, इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट बना देते हैं और इसी पॉइंट में आकर अगली बार ये एंडिंग पॉइंट बनेगा। तो देख लेते हैं कि यह लूप कैसे बनता है। यहाँ पर हम रिकॉर्ड मैक्रो पर जाते हैं। जब आप रिकॉर्ड मैक्रो पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक मैक्रो नेम देना होगा। तो हम यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं या इसी नाम को भी हम रहने देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक कीबोर्ड ऑप्शन। तो आप एक मैक्रो बनाने के बाद इसको कीबोर्ड से भी रन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप कीबोर्ड के लिए एक शॉर्टकट की दे देंगे, कोई भी शॉर्टकट की दे सकते हैं, लेकिन केवल इस बात का ध्यान रखें कि वह शॉर्टकट की पहले से विंडोज के साथ या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ काम ना करती हो। तो यहाँ हम शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम इस तरह का एक शॉर्टकट की बना देते हैं और इसको यहाँ पर ऐड करा देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। अब आपका मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। आप देखेंगे आपके माउस के कर्सर पर एक पुराने जमाने की कैसेट जैसा एक निशान आ गया है। तो अब हम लूप बनाना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले दबाएंगे ओपन कर्ली ब्रैकेट की, उसके बाद हम दबाएंगे एंड बटन। तो हमारा जो कर्सर है वह पहले नाम के पीछे आ गया है। इसके बाद हम क्लोज कर्ली ब्रैकेट बटन को दबाएंगे, उसके बाद हम एक स्पेस देंगे और स्पेस देने के बाद हम यहाँ पर इक्वल टू बटन को दबाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद हम एक एंटर करेंगे और इंटर करने के बाद हम कुछ डैशेस और लगाएंगे। इसके बाद हम इसे एरो की से नीचे लेकर आएंगे और पहले नाम के आगे इसको होम बटन की मदद से छोड़ देंगे, जैसा कि वह पुरानी स्थिति में था ऊपर वाले नाम के आगे। अब इसको यहाँ से स्टॉप कर देंगे और ये मैक्रो आपका रिकॉर्ड हो गया है। यानी आपने देखा कि हमने नाम के आगे से शुरू किया था और लास्ट में उसे नाम के आगे ही लाके छोड़ दिया है। ये एक लूप बन गया है। अब अगली बार जब हम मैक्रो को रन करेंगे तो ये इसी तरीके से काम करना शुरू कर देगा। अब मैक्रो को रन कैसे कराते हैं? तो रन कराने के लिए वही शॉर्टकट्स की का इस्तेमाल करना है जो हमने बनाया था, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि जो कर्सर है वह आपके नाम के पहले होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर वही शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे जो हमने बनाया था। तो आप देखेंगे जल्दी जल्दी सभी नामों के आगे मैक्रो रन करने लग गई है, क्योंकि हमने उसे इसी तरह की एक शॉर्टकट की दी थी। जहाँ हमने शुरू किया था वहीं पर हमने लूप को खत्म किया था। अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही मैक्रो बना सकते हैं, आप अलग अलग शॉर्टकट की के साथ में अलग अलग मैक्रो भी बना सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ छोटी छोटी टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ जो आप में से कई लोग पहले से भी जानते होंगे, लेकिन कई लोगों को यह मालूम नहीं होती है। कई लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए उन्हें इस पैराग्राफ में किसी वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो वह माउस से क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करते हैं या पीछे से आगे इस तरह से ड्रैग करते हैं, और अगर पूरे पैराग्राफ को ही सिलेक्ट करना हो तो वह इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर ड्रैग करते हुए माउस की मदद से इसे सिलेक्ट करते हैं। लेकिन आप ये सब किए बगैर ही केवल माउस की सिंपल क्लिक से ही इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करना है तो आप उस पर सिंपली डबल क्लिक करके उस वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो आप उस पर ट्रिपल क्लिक करके यानी 3 बार क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको केवल इस लाइन को सिलेक्ट करना है, तो आप लाइन के आगे कर्सर लेते आइए और शिफ्ट के साथ में इंड बटन को प्रेस कीजिए, तो यह लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। इंड बटन आपके कीबोर्ड पर दिया होता है। वहीं अगर आप इस लाइन के आखिर में हैं तो शिफ्ट के साथ में होम बटन को प्रेस कीजिए, तो आपकी पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी।
अगर मान लीजिए कि आपको इस पैराग्राफ में से कई सारी शब्दों को चुनकर एक लिस्ट बनानी है, तो आप कंट्रोल की को प्रेस करते हुए आप जिन भी वर्ड्स को लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं उन पर एक एक करके डबल क्लिक करें तो आप देखेंगे वह सेलेक्ट होती जाएगी। अब हमें इन्हें कॉपी करना है, उसके बाद पेज के लास्ट में जाना है और इसे पेस्ट कर देना है। आप देख सकते हैं हमारे पास इनकी एक लिस्ट तैयार हो गई है। अब अगर आप इनके आगे बुलेट के सिंबल या नंबरिंग करना चाहते हैं तो सिंपली इनको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आकर आप इनके आगे कोई भी बुलेट की सिंबल लगा सकते हैं, कुछ इस तरह से। चलिए अब हम एक और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए आपके पास इस तरह की एक लिस्ट दी गई है और आप इस लिस्ट में से केवल ये जो कार्स के नाम हैं उन्हें ही कॉपी करना चाहते हैं और आपको कुछ भी कॉपी नहीं करना है। आमतौर पर आप जब इस लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे कार्स के नामों को कॉपी करने के लिए तो आप देखेंगे साथ में जो ये कंपनी के नाम है वह भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप केवल इन कार्स के नामों को ही सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली अपने कीबोर्ड में अल्ट बटन को प्रेस करना है और आपको बस केवल कार्स के नाम को सिलेक्ट करते हुए जाना है। आप देखेंगे हमने यहाँ कार्स के नाम सिलेक्ट कर लिए हैं। अब हमें इसे कॉपी करना है और आप इसे कहीं भी नीचे ले जाकर उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए उस लिस्ट में से सिर्फ कारों के नाम यहाँ पर आ गए हैं। इसी तरह अगर आप सिर्फ इन कारों की कंपनी के नाम सेट करना चाहें तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है, अल्ट बटन को प्रेस करना है और आप देखेंगे सिंपल आप उन कंपनी के नाम भी बड़े आसानी से कॉपी कर सकते हैं और कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो दोस्तों दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैंने इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऑलमोस्ट सारे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, केवल अगर मेलिंग टैब को छोड़ दें तो। मेलिंग टैब पर भी मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूं, आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे दिए लिंक पे जाके देख सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर भी इसी तरह की कंप्लीट वीडियो चाहते हैं और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और इसी तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज आपसे मिस ना हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।